Hello and welcome everyone to the next lecture of partial differential equations. लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की थी जो एक्चुअली में क्वासी लीनियर इक्वेशंस थी. अब हम डील करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से. यहाँ पे भी जो हम इक्वेशंस ले रहे हैं दे आर योर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. जब हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस लेते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ध्यान होगा. इट वाज एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0. ये होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर का स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर पीडीई. यहाँ पे एक्स वाई आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जेड डिपेंडेंट है, पी और क्यू आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स एंड डेल जेड बाय डेल वाई. जब हम नॉन लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, नॉन लीनियर का मतलब P और Q की जो पावर्स होंगी दे विल हैव पावर्स मोर देन 1. सो PQ हैव पावर्स मोर देन 1. तो उस केस में इक्वेशंस आपकी कहलाएंगी नॉन लीनियर. या फिर P एंड Q कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर. दैट मीन्स इक्वेशन में आपके P स्क्वायर, Q स्क्वायर, P क्यूब हो सकता है, Q क्यूब हो सकता है या P इंटू Q टाइप ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं. जब हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस लेते हैं तो सबसे पहले आपके पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म आते हैं. वन बाय वन हमें सभी स्टैंडर्ड फॉर्म्स चेक करने हैं. अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से हो जाती हैं वेल एंड गुड. अदरवाइज फिर एक और मेथड है दैट इज नोन एज चारपिट्स मेथड. तो हम अपने कंसेक्यूटिव लेक्चर्स में ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स और फिर चारपिट्स मेथड डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आज हम लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 1 एंड स्टैंडर्ड फॉर्म 1 इज फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0. ये हो गया आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए ऑल्दो इक्वेशन जो हमने लिखी थी उसमें आपके पास एक्स वाई जेड पी और क्यू सभी था, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट फॉर्म है इस फर्स्ट फॉर्म में खाली P और Q है. दैट मीन्स देयर इज नो x, नो y एंड नो z. जो भी इक्वेशंस हैं उसमें x, y, z की टर्म्स अगर नहीं है तो आप इस मेथड से उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. जब नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं तो वन मोर थिंग, आपको तीनों सोल्यूशंस डिस्कस करने हैं. कंप्लीट इंटीग्रल, सिंगुलर इंटीग्रल और जनरल इंटीग्रल. जनरली क्वेश्चंस में कंप्लीट इंटीग्रल ही पूछा जाता है तो यहाँ हम सभी में कंप्लीट इंटीग्रल भी निकालेंगे एंड वी विल डिस्कस ऑल्सो हाउ टू फाइंड जनरल एज वेल एज सिंगुलर इंटीग्रल्स और सोल्यूशंस. अगर इक्वेशन इस फॉर्म की है तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं. लेट द सोल्यूशन इज z इज इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c. सोल्यूशन अगर ये है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा. इसका मतलब हमने इससे p कैलकुलेट किया यानी डेल z बाय डेल x. इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी a. अगर हम q की वैल्यू निकालें यानी डेल z बाय डेल y तो डेल z बाय डेल y की वैल्यू हो जाएगी b. इन दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन में रख देंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या है, फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0. ये आपको गिवन रिलेशन दिया हुआ है. तो दिस इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू 0. पी की जगह a और q की जगह b. अब a और b में एक रिलेशन आ गया, इससे आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ a. देयरफॉर सोल्यूशन क्या हो गया आपका, ये इक्वेशन हमने मान ली 1 जो हमने सोल्यूशन लिया और b की वैल्यू आ गई आपके पास a के टर्म्स में. देयरफॉर z की वैल्यू हो जाएगी आपकी ax प्लस फाई ऑफ a इंटू वाई प्लस c. यहाँ आप देखिए आपके पास टोटल कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, देयर आर 2 कॉन्स्टेंट्स. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, x एंड y. और कांस्टेंट है आपके पास a और c. 2 कांस्टेंट और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए ये सोल्यूशन कहलाता है कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सोल्यूशन. अगर इसी क्वेश्चन में आपसे जनरल सोल्यूशन भी कहा जाए फाइंड आउट करने को, तो टू फाइंड आउट जनरल सोल्यूशन और जनरल इंटीग्रल. जनरल इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी डू, वी पुट c एज सम अदर फंक्शन ऑफ a. यानी c जो आपका दूसरा कांस्टेंट है उसे भी आप a के टर्म्स में मान लेंगे.
अब यहां से आपके पास z की वैल्यू क्या हो गई, ax प्लस फाई ऑफ a प्लस साई ऑफ a की जगह साई, ये z की वैल्यू है तो ये साई a ही आ जाएगा सिंपली। अब आपने डेल z बाय डेल a निकाला, ये हो जाएगा x प्लस फाई डैश a प्लस साई डैश ऑफ a, ये हो गई डेल z बाय डेल a की वैल्यू। इसको हम इक्वल टू कर देते हैं 0 के। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, z की वैल्यू और डेल z बाय डेल a की वैल्यू। इन दोनों इक्वेशन से अगर आप a को एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेटिंग a फ्रॉम अबाउट टू इक्वेशंस, वी गेट जनरल इंटीग्रल। तो यहां से आप इन दोनों में से a को एलिमिनेट करके जनरल इंटीग्रल निकाल सकते हैं। रही बात सिंगुलर इंटीग्रल की, तो इन इक्वेशंस में सिंगुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंगुलर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस। तो ये आपको ध्यान रखना है। जनरल इंटीग्रल के लिए आप ये मेथड काम में लेंगे, सिंगुलर इंटीग्रल इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो ये सोल्यूशन हमने निकाला है, दिस इज नोन एज कंप्लीट इंटीग्रल। नॉर्मली हर क्वेश्चन में हम यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रल्स ही निकालेंगे। सो नाउ वी डिस्कस द मेथड विच वी हैव टू अप्लाई इन द इक्वेशंस। क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप यहाँ देखिए, आपको जो भी इक्वेशंस करनी है, सबसे पहले तो ये नॉन लीनियर है क्योंकि p की पावर 2 है और q की पावर भी 2 है। दूसरी चीज, इक्वेशन में कहीं पे भी x, y, z की टर्म्स नहीं है, तो इक्वेशन आपकी pq वाले फॉर्म की हो गई। थर्ड थिंग, हालांकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंप्लीट इंटीग्रल, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तब भी आप कंप्लीट इंटीग्रल ही निकालेंगे। अदरवाइज सिंगुलर या जनरल इंटीग्रल नॉर्मली क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होता है। सबसे पहले सोल्यूशन के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन किस फॉर्म की है वो आप मेंशन करेंगे। इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन इस फॉर्म की है तो हम इसका सोल्यूशन अज्यूम करेंगे। लेट द सोल्यूशन इज z इज इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c। देयरफॉर इससे हमने p की वैल्यू निकाली, यानी डेल z बाय डेल x कितना हो गया a। इसी से हमने q की वैल्यू निकाली, डेल z बाय डेल y, ये हो गया आपका b। अब यूजिंग दीज वैल्यूज, अगर आप इन्हीं वैल्यूज को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, यूजिंग दीज वैल्यूज इन 1, इक्वेशंस को नंबरिंग कर लीजिए। गिवन इक्वेशन हो गई आपकी 1, जो आपने अज्यूम सोल्यूशन किया वो हो गया आपका 2। ये जब हम वहां रखेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1, या b की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 1 माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गई आपकी थर्ड वैल्यू b की। अब आप इस थर्ड वैल्यू को यूज करेंगे इन 2, सो यूजिंग इन 2, इस वैल्यू को वहां रख दीजिए, तो z की वैल्यू आ जाएगी ax प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर इंटू y प्लस c। इसमें आपके कितने कॉन्स्टेंट्स हो गए अल्टीमेटली? 2 कॉन्स्टेंट्स। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे विच इज कंप्लीट इंटीग्रल। इसका जनरल सोल्यूशन भी आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन में हम जनरल सोल्यूशन भी निकाल के देखेंगे। अब इसी का हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया, कंप्लीट इंटीग्रल ही निकालना है हमें, p प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू। अगेन सोल्यूशन के लिए आप मेंशन करेंगे इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0। तो आपने इसका सोल्यूशन अज्यूम किया। लेट द सोल्यूशन इज z इज इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो भी सोल्यूशन है वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा।
Now therefore P is equals to del z by del x which is A and Q is equals to del z by del y which is B. इस इक्वेशन 2 को हमने डिफरेंशिएट किया है x के लिए और y के लिए. Now using these values in 1. यहां तक आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है ये हर क्वेश्चन में आपका बिल्कुल सेम चलेगा. ये इक्वेशन 1 हो गई, जो आपने सोल्यूशन माना वो इक्वेशन 2 हो गई. अब ये हमने वैल्यूज रख दी तो हमारे पास रिलेशन आ गया a प्लस बी इक्वल टू ए बी. और हम b की वैल्यू अगर इससे निकालें तो a इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा ए बी माइनस बी, या इसमें से हमने b कॉमन लिया तो a माइनस 1 हो गया. b की वैल्यू आ गई आपके पास a अपॉन a माइनस 1. अब इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 2 में काम लिया तो यूजिंग इन 2 z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a x a अपॉन a माइनस 1 इंटू वाई प्लस c विच इज योर कंप्लीट इंटीग्रल. कंप्लीट इंटीग्रल लिख सकते हैं आप या कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं. ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन, ये हो गई आपकी फोर्थ एंड दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन. थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं सेम फॉर्मेट का. वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन p इज इक्वल्स टू e टू द पावर q. सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल है इसे हम चाहे तो रिमूव कर सकते हैं. हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी log ऑफ p इज इक्वल्स टू q. हम इस फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे इसे. सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म f of pq equal to 0. Therefore, complete solution या its solution is, let its solution is z is equals to ax plus by plus c. Therefore, हमने इससे del z by del x यानी p कैलकुलेट किया, वो हमेशा a आएगा और q यानी del z by del y हमेशा b आएगा. Now using these in equation 1. नंबरिंग आप उसी तरीके से कर देंगे. ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया और अब आपने इनको सब्स्टिट्यूशन किया 1 में. यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ a. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3. देयरफॉर z कितना हो गया? नाउ यूजिंग इन 2 अगेन, z आ जाएगा आपका ax प्लस b की जगह आप लिखेंगे log ऑफ a इंटू y प्लस कांस्टेंट c. दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन और कंप्लीट इंटीग्रल. दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन. अगर आपसे इसी क्वेश्चन में जनरल इंटीग्रल भी पूछा जाए तो इसी क्वेश्चन के लिए टू फाइंड जनरल इंटीग्रल या जनरल सोल्यूशन. जनरल इंटीग्रल के लिए हम अज्यूम करते हैं c को एक फंक्शन a का, तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी ax प्लस वाई लॉग ऑफ a प्लस c की जगह आप रखेंगे फाई ऑफ a. नाउ आप इससे कैलकुलेट करेंगे डेल z बाय डेल a, कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. यहाँ आ जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y बाय a और ये हो जाएगा फाई डैश ऑफ a विच इज इक्वल टू 0. फाई a क्योंकि अननोन फंक्शन है तो ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. वी मार्क दिस वन एज इक्वेशन 5 एंड दिस वन एज इक्वेशन 6. अब आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू राइट जनरल इंटीग्रल या जनरल सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग a फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6. खाली आपको इतना सा लिखना है, ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका जनरल इंटीग्रल. अगर इसी क्वेश्चन में आपसे सिंगुलर इंटीग्रल की भी बात किया जाए तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर इंटीग्रल इस केस में एग्जिस्ट नहीं करता है. सो सिंगुलर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस. कोई भी इक्वेशन जो f ऑफ पी क्यू के फॉर्म की है उसमें सिंगुलर इंटीग्रल नहीं एग्जिस्ट करेगा. सो आई होप नाउ यू आर वेल वर्स्ड विद द फॉर्म f ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 जहां x y z नहीं है. अगले लेक्चर में हम स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड डिस्कस करेंगे.